जोधपुर के साथ दुर्भावना के चलते हुए तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार ने डीपीआर बन जाने के बावजूद भी 2018 का तीसरे फेज को नहीं निर्माण कराया और हमारी सरकार बनेगी तो हम तीसरे फेज को प्रायोरिटी के साथ में बना करके जोधपुर के हजारों गांवों को पीने के पानी के आवश्यकता की आपूर्ति और उनके उसके कारण से आपूर्ति न होने के कारण से उपजे संकट से राहत दिलाएंगे। 2019 का बजट एक बार याद करिए, तथाकथित शानदार बजट। उस शानदार बजट में जोर शोर से जोधपुर रेल का तीसरा फेज बनाएंगे इसकी घोषणा की। कार्यवाही प्रारंभ भी हुई। 2020 के बजट में तथाकथित शानदार बजट में एक बार फिर उसकी घोषणा की कि हम राज्य के वित्तीय संसाधनों से इस योजना को अमली जामा पहनाएंगे। मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी का 2018 के चुनाव घोषणा पत्र, जन घोषणा पत्र का वादा, 18 के चुनाव के भाषणों का वादा, 19 के लोकसभा चुनाव में अपने पुत्र मोह में किए गए प्रचार के समय में किया गया वादा और 19 की बजट में किया गया वादा, 20 की बजट की एक बार फिर घोषणा। उस घोषणा को इम्प्लीमेंटेशन के लिए शिलान्यास के स्तर तक आने में 4.5 साल ये शानदार योजना है जो राजस्थान में बनी। मैं सिर्फ एक उदाहरण देकर के आपके सामने साझा कर रहा हूं। यदि जितनी भी घोषणाएं बड़े प्रोजेक्ट की हुई, उन सब घोषणाओं के बारे में आप चर्चा करेंगे, ठीक इसी तरह के हालात आपको सब जगह मिलेंगे। ये जानते हुए कि राजस्थान के वित्तीय संसाधनों को उपयोग करने का उनके पास में अवसर शायद कुछ एक महीनों का शेष है, और ये जानते हुए ठीक से कि अब आने वाले 6-8 महीने में इस प्रोजेक्ट पर जब अब से पहली बार शिलान्यास के बाद में गैती फावड़ा चलना शुरू होगा, शायद अगले 8 महीने में 30, 40, 50 करोड़ रुपए की राजस्थान में जो एब्जॉर्प्शन की रेट है, मैं भ्रष्टाचार के एब्जॉर्प्शन की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसकी गति बहुत ज्यादा है, लेकिन अदरवाइज जल मिशन में जो एब्जॉर्प्शन की रेट में देखता हूं कि 27,000 करोड़ की आईएएस से 6,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर हुआ है। अगर इसी गति से एक्सपेंडिचर होगा तो मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल में 40-50 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च इस पर नहीं हो पाएगा। केवल और केवल चुनावी घोषणा और चुनाव के लाभ के दृष्टिकोण से कल एक कार्यक्रम का आयोजन वहां करके सरकार ने, मैं ये जिम्मेदारी से कहूंगा कि अपनी योजनाओं और घोषित योजनाओं के अमली जामा पहनाने, इम्प्लीमेंटेशन में अपनी विफलता का विमोचन कल कुछ हजार लोगों के सामने माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। केवल इतना ही, उसके बाद में राजस्थान में कुछ लोगों से, कुछ उनके पार्टी के लोग हैं, कुछ उन पार्टी के विरोधी पार्टी के लोग हैं, कुछ लोगों से उनको अत्यधिक स्नेह, जोधपुर में भी है, कुछ दिल्ली में भी, और अत्यधिक स्नेह के चलते उनको कई स्नेहजनक, पूरक, सम्मानजनक शब्दों से, उपमाओं से, उपाधियों से नवाजते रहते। कल एक बार फिर उन्होंने एक उपाधि मुझे नहीं दी। मैं जानता हूं कि आप लोग उसी पर प्रश्न करने वाले, इसलिए पहले ही उस बात को आपके सामने रखना चाहता। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जोधपुर में प्रेस को चर्चा करते हुए एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक जो उनसे मिलवाए गए, मैं फिर इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं, मिलवाए गए, और वो इसलिए कह रहा हूं कि राजस्थान में जो केसेस लंबित, सहारा इंडिया के इन्वेस्टमेंट के केसेस लंबित हैं जिसमें राजस्थान के लाखों लोगों का निवेश फंसा है। देश की दूसरी सबसे बड़ी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें 2 लाख लोगों का निवेश मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होने के नाते फंसा है, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उसी श्रृंखला में एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक उनसे जयपुर में भी मिलते हैं। इसके अलावा किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक को या तो वो नहीं मिलते या मिलवाए नहीं जाते। सुनियोजित रूप से उनसे मिलना, मिलकर के जो प्रेस स्टेटमेंट उन्होंने दिया,
और उसमें मुझे एक और उपाधि कल उन्होंने दी है कि मैं अभियुक्त। इससे पहले नकारा, निकम्मा, लुटेरा, भगोड़ा एक कोरोना नहीं का ही अच्छा है। ये सब उपाधियां अब से पहले वो मुझे दे चुके हैं। मैं आप सब लोगों के संज्ञान के लिए कुछ छोटा सा तथ्य आप सबके सामने रखना चाहता हूं। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक से अधिक राज्यों में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में काम करती है। सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हुआ तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी। सोसाइटी को मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव का सोसाइटी का दर्जा मिला 2000, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 13 में। उस समय भी दिल्ली और राजस्थान दोनों जगह कांग्रेस की सरकार। और मैं जिम्मेदारी से आज आपके सामने एक बात कह रहा हूं कि 2018 में उस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संचालक और उससे हुए घोटाले के मुख्य अभियुक्त पचपदरा से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए जीजोड़ कार्रवाई कर रहे। मैं कहना चाहता हूं राजस्थान के चैनल जो 2008 में काम कर रहे थे उनसे कि अपने रिकॉर्ड खंगाल करके अपने एडवर्टाइजमेंट टेलीविजन को उठा करके देख लें। आईएनसी के नेता के रूप में कितने जो है लाखों रुपए के विज्ञापन उस समय छापे गए थे। राजस्थान पत्रिका और भास्कर में भी कितने लाखों रुपए के फुल पेज एडवर्टाइजमेंट उन्हीं के नाम से, उन्हीं के द्वारा छपाए गए थे और अपने आप को कैंडिडेट बनाने की कोशिश की गई। अपनी उन्हीं की पार्टी के कैंडिडेट है, वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध नहीं। और मैं समय आने पर एक बार आपको सारे चित्र, क्योंकि मेरा एक बार चित्र कहीं बर्थडे में कोई आया होगा, हजारों लोग आते हैं, उनमें से मैंने किसी को केक खिलाया होगा, उस केक के चित्र को लेकर के मेरे साथ एसोसिएट करने की कोशिश की गई। कांग्रेस पार्टी के सभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जब 2008 में 2009 में जब जयपुर में हुई थी, एक बार आप सब पत्रकार साथी अपने रिकॉर्ड खंगालिए, थोड़ा सा मेहनत करिए। उस मीटिंग का स्पॉन्सर कौन था इसकी भी जानकारी आप सबको करनी चाहिए। उसमें किस किस नेता के साथ में किस किस के फोटो छपे थे, वो फोटो अगर आपके पास में नहीं होगा तो कभी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। उस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर 2019 में 23/8 को एफआईआर दर्ज होती है, एसओजी दर्ज करते हैं। एसओजी उसमें जांच करती है, अभियुक्तों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद में 11 दिसंबर 2019 को पहली चार्जशीट, कई हजार पन्नों की चार्जशीट जो है वो पब्लिश हुई, जो वो सबमिट होती है, कोर्ट में प्रस्तुत की जाती है। उसके बाद लगातार फिर जांच चलती है। 12 फरवरी 2020 को दूसरी चार्जशीट फाइल होती है, वो भी कई हजार पन्नों की। अभी हाल में 7 फरवरी 2023 को, आज हम सब लोग 13 दिन पहले बाद में उसके बाद कर रहे, तीसरी चार्जशीट फाइल होती है। इन हजारों पन्नों की 3 चार्जशीट में गजेंद्र सिंह को कहीं भी अभियुक्त न मुझे न मेरे परिवार के किसी जो है व्यक्ति को किसी भी तरह से लिप्त एसओजी ने अभियुक्त के रूप में उसमें मेंशन नहीं किया। जब पुलिस ने, जिस जांच एजेंसी ने जो राजस्थान सरकार के अधीन काम करती है, उसने 3.5 साल, 4.5 साल 19 से लेकर के अभी तक लगभग 4 साल से ज्यादा के समय में अपनी जांच और 3 चार्जशीट में जिसे दोषी नहीं माना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल राजनीतिक रूप से मेरी हत्या करने के प्रयास के चलते मेरा चरित्र हनन करने के लिए मुझे एक बार अभियुक्त की संज्ञा दी। ऐसा करके वो राजस्थान की पुलिस को कोई डायरेक्शन देना चाहते थे या केवल राजनीतिक लाभ प्राप्त करना चाहते थे या अपने पुत्र की हुई शर्मनाक हार की खींच उतारना चाहते थे। ये अगर एकमात्र अवसर होता तो शायद मैं इस बात को सहजता के साथ में स्वीकार कर लेते। इससे पहले भी ऐसे अनेक अवसर आए जब उन्होंने अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए इस तरह के आचरण और व्यवहार मेरे साथ में करने की सार्वजनिक रूप से कोशिश की। मैं उस बात की चर्चा करूं उससे पहले संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को मेरे परिवार के सदस्यों ने
2011 से 13 के बीच में एक कमोडिटी, एक प्लॉट जिसकी ओनरशिप के कुछ शेयर मेरे पास में थे, मेरे परिवार के पास में थे, मात्र वो शेयर उनके पूर्व निवेशक को और उसके परिवार के सदस्यों को ओपन मार्केट में बेचे। देश का कौन सा कानून ये कहता है, मैं आप पत्रकार मित्रों से पूछना चाहता हूं कि आप अपनी किसी प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, आप सबके पास में कोई प्लॉट होगा, स्कूटर होगा, मोटरसाइकिल होगी, आपने अपना स्कूटर, अपनी मोटरसाइकिल, अपनी गाड़ी, अपना प्लॉट, अपना कोई भी साधन, अपना कोई संसाधन, अपना कैमरा, अपना मोबाइल फोन किसी व्यक्ति को बेचा है। जिस व्यक्ति को आप बेच रहे हैं उसका सोर्स ऑफ फंड कि वो पैसा कहां से लेकर के आया है, इसको जानने का अधिकार आपको देश का कोई कानून देता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उसको जानना आपके लिए आवश्यक है, इसको कोई इसका अधिकार, इसकी ड्यूटी आपको कोई भी देश का कानून आप पर इंपोज करता है। और अगर कमोडिटी को बेचना अगर अपराध है तो संजीवनी के निदेशक ने या इस तरह की सारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निदेशकों ने या देश में ऐसा कोई भी फ्रॉड करने वाले निदेशक ने, क्या किसी भी फ्रॉडुलेंट काम करने वाले व्यक्ति अगर रेल का टिकट खरीदा होगा तो शायद रेल मंत्री या चेयरमैन रेलवे बोर्ड भी उतना ही दोषी है जितना मैंने शेयर बेच करके दोषी हूं। अगर भैंस से दूध का दूध उन्होंने खरीदा होगा तो शायद भैंस और दूध भैंस पालने वाला दोनों भी उतना ही दोषी होगा। राजस्थान सरकार की बिजली वो जहां कहीं भी रहते होंगे, उनका ऑफिस होगा, उनका घर होगा, उस घर में बिजली राजस्थान सरकार से खरीदी होगी तो शायद डिस्कॉम भी उतनी दोषी होगी और ऊर्जा मंत्री भी जो है उतने ही दोषी होंगे। वो राजस्थान की सरकार की किसी सुविधा उन्होंने ली होगी, जो प्रॉपर्टी उन्होंने कहीं खरीदी होगी उस पर नक्शा बनाया होगा, उन्होंने किसी यूआईटी में, लोकल अथॉरिटी में पैसा जमाया होगा, वो भी उतने ही दोषी होंगे क्योंकि वैसा ही पैसा, उसी रंग का पैसा जो मेरे पास में शेयर से आया था वो उनके पास में भी आया था। 2011 से 13 के बीच में मेरा ट्रांजैक्शन हुआ। 2019 में सरकार ने केस रजिस्टर करके कार्रवाई प्रारंभ की। 2011 में, 2012 में, 2013, 14, 15, 16, 17 और 18 में राजस्थान की सरकार के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने उस संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और उसके जैसी सारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अकाउंट्स को ऑडिट करके उनको फर्दर ऐसा काम करने की अनुमति प्रदान की। जिस संस्था को आप ही ने अनुमति प्रदान की हो, सरकार की एजेंसी ने अनुमति प्रदान की हो, वो ऑडिट करने वाले लोगों को ये जानकारी नहीं है कि उस कंपनी ने, उस एजेंसी ने, उस सोसाइटी ने कोई इरेगुलरिटी की है। तो एक मेरे जैसे प्राइवेट आदमी को ये जानने का सोच क्या हो सकता है, इस खोज का अनुसंधान का मेरे पास में क्या मालूम हो सकता है? केवल और केवल मेरा चरित्र हनन करने और राजनीतिक रूप से मुझे कमजोर करने का षड्यंत्र और टूल के रूप में इसको उपयोग करने का काम राजस्थान के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और ये केवल एकमात्र प्रयास नहीं। 2020 में जब इनके घर में लड़ाई हो रही थी, उस लड़ाई के बाद में जिस तरह का मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज किया गया, एक ही दिन में एसओजी में और एसीबी में 2 मुकदमे दर्ज किए। देश के इतिहास में पहली बार हुआ और शायद एकमात्र उदाहरण होगा कि भारत सरकार के मंत्री पर सिलेक्शन की धारा, राष्ट्रद्रोह की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया। आप सब अपने रिकॉर्ड एक बार फिर चेक करें। आप सबके टीवी चैनल्स पर, आप सबके रिकॉर्डेड चैनल्स पर मैं बात कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि मैं लुटेरा हूं, मैंने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज दुनिया के दूसरे देशों में खरीद ली है, मैंने जो है लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का गबन कर लिया। ये संज्ञाएं मुझे उन्होंने दी। मेरे ऊपर राष्ट्रद्रोह की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया। तमाम तरह के जो है उस समय मेरे चरित्र हनन करने के प्रयास उन्होंने किए और उसके बाद में 20 दिन बाद में राजस्थान की सरकार को यकाएक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। मुझे पता नहीं उस ज्ञान का सोर्स क्या था और वो केस वापस विड्रॉ कर लिया। मैं पूछना चाहता हूं मित्रों, क्या आपने तो कि भूल स्वरूप हमने गलत धारा में केस दर्ज कर दिया,
लेकिन किसी सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति के जिसको 20 दिन तक आपने राष्ट्रद्रोही के रूप में चिन्हित किया, क्या उसके चरित्र पर जो काले छाप लेपने का काम किया था, क्या वो वापस लौटाई जा सकती है? उसके बाद वो भी अगर एकमात्र कृत्य होता तो शायद उस कृत्य को मैं छोड़ देता। उसके बाद में फिर मुझे एक भी नोटिस आज तक नहीं, एक भी, मैं अधिकारी, मुझे आज तक नहीं दिया कि मुझे वॉइस सैंपल आकर के देना चाहिए। मैं पुलिस से भाग रहा हूं, डर करके भगोड़ा हो गया हूं, एसीबी से डर रहा हूं, मैं वॉइस सैंपल देने नहीं आ रहा हूं। जिन लोगों के वॉइस सैंपल मेरे साथ में तथाकथित रूप से बताए गए थे, उनके साथ में बैठ करके वो कॉफी पी रहे थे, उनके वॉइस सैंपल नहीं मांगे। उनको मंत्रिमंडल में कैबिनेट की बैठक में बैठ करके रोज उनके साथ साप्ताहिक रूप से चर्चा करते थे, उनसे नहीं मांग रहे। लेकिन मैं क्या जो है वॉइस सैंपल नहीं दे रहा हूं ये कह करके बिरला ऑडिटोरियम से लेकर के मीडिया के सामने, कांग्रेस पीसीसी के ऑफिस से लेकर के सार्वजनिक मंचों से मेरे ऊपर कीचड़ उछालने का प्रयास राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किया, क्योंकि खींच ये थी कि मैंने उनके बेटे को चुनाव में जोधपुर की जनता ने 3.25 वोट से हराया। एक भी नोटिस नहीं दिया, क्योंकि नोटिस एसीबी दे नहीं सकती, क्योंकि उसको देने के लिए भारत में स्थापित कानून के अनुसार उसको कोर्ट से परमिशन लेने की आवश्यकता है। कोर्ट से परमिशन लेने के लिए डेजिग्नेटेड कोर्ट जो किराया अभिकरण न्यायालय, उसमें एप्लीकेशन भी लगाएगी। एप्लीकेशन पर माननीय न्यायालय ने सुनवाई की और सुनवाई करके उस न्यायालय ने फैसला रिजर्व किया। जिस दिन फैसला रिजर्व हुआ, मैं आप सब लोगों से भी कहूंगा कि आप सब के अखबारों ने, प्रिंट चैनल्स ने, प्रिंट मीडिया ने, देश भर के मीडिया ने न जाने किस दबाव में आप सब ने छापा और आप सब भी उसके षड्यंत्र के शिकार हुए और हिस्सेदार हुए। आप सब ने छापा कि गजेंद्र सिंह की मुश्किलें बड़ी, कोर्ट ने गजेंद्र सिंह के वॉइस सैंपल लेने की अनुमति प्रदान की। 3 दिन बाद में रिजल्ट उस जो है फैसला प्रोनाउंस किए गए। फैसले में कोर्ट ने लिखा था, जिसको मैं इन्वर्टेड कॉमास में आपके साथ में साझा करना चाहता हूं। कोर्ट ने लिखा, मैं फैसले की कॉपी आपको दे दूं। कोर्ट ने लिखा कि अभियोजन अपनी इतर मंशा की पूर्ति के लिए न्यायालय को यंत्र बना करके उपयोग करना चाहता है। मुझे लगता है कि किसी न्यायालय ने इससे ज्यादा हार्श वर्ड्स में टिप्पणी किसी संस्था के, किसी अभियोजन पक्ष के लिए या किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए नहीं की। एक बार फिर चरित्र का प्रयास शायद वो आखिरी होता तो शायद मुझे आप सब लोगों के सामने अपनी पीड़ा रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके बाद में भी न्यायालय का निर्णय आने के बाद में 1.5 साल तक बिरला ऑडिटोरियम के मंच से एक बार फिर और सार्वजनिक मंच से अनेक बार फिर मुझे भगोड़ा कह करके मेरे चरित्र पर कीचड़ और मेरे कपड़ों पर कीचड़ उछालने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उनके सभी से प्रसारण ने किया। 1.5 साल बाद में एक बार फिर अपील दायर की और उस अपील का फैसला 4 दिन पहले फिर आया और कोर्ट ने, आपको धन्यवाद दूंगा सबको कि आप सब ने उसको अपने मीडिया चैनल्स पे जगह दी, अपने प्लेटफॉर्म पे जगह दी है। कोर्ट ने फिर कहा कि किसी भी तरह से ये स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती। भारत की सरकार ने, भारत सरकार के गृह मंत्रालय में जब पंजाब में प्रभारी के नाते काम कर रहा था तो मेरी सिक्योरिटी को एनहांस किया। लगातार जिस तरह से खालिस्तानी और सेपरेटिस्ट लोगों की धमकियां मुझे मिल रही, मोबाइल पर जिस तरह से अनवांटेड कॉल करके धमकियां दी जा रही, मैंने हमेशा उनको इग्नोर किया, डिलीट किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि व्यक्ति को एक ही दिन मरना है, उसके बाद में दोबारा जो है किसी को आज तक मरने की जरूरत नहीं पड़ी। और सार्वजनिक जीवन में काम करते हुए ये खतरा व्यक्ति को हमेशा लेकर के चलना चाहिए। मैंने नहीं मांगा था, लेकिन भारत की सरकार ने बिना मुझसे मांगे मेरे को ऊपर आसन खतरे को देखते हुए मुझे मेरी सिक्योरिटी को एनहांस किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको भी कर राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग करते हुए कहा कि एसओजी गिरफ्तार कर ली। मैं तो हर सप्ताह में लगभग राजस्थान के किसी न किसी कोने में जाता और मैं आज चुनौती देकर के कहता हूं
कि अगर कहीं भी किसी भी तरह से गिल्टी पाया जाता है तो एसओजी सहर्ष आकर के मुझे कहे, उनको आने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं खुद जाकर के उनके साथ में सामने जाकर के और आई एम रेडी टू फेस ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस। केवल सिर्फ चरित्र हनन करने के लिए इस तरह की एजेंसी का दुरुपयोग, हर रटे रटाए भाषण में जो केंद्र सरकार पर लांछन लगाने का प्रयास आप करते हो, एजेंसी का दुरुपयोग और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग करने का इससे क्लासिकल एग्जांपल आप शायद देश की राजनीति में कहीं नहीं ढूंढ सकते। उन्होंने कहा, कल उन्होंने एक विषय और रखा, वो कहकर के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कहा, जो प्रायोजित रूप से जो लोग उनसे मिले थे उनसे मिलने के बाद उन्होंने कहा, क्योंकि अगर प्रायोजित रूप से नहीं मिले होते, सहज रूप से मिले होते, तो इन सारी जो दूसरी सोसाइटी जिनके नाम मैंने आपके सामने रखे हैं, सहारा से लेकर के, नवजीवन से लेकर के, आदर्श से लेकर के, और भी मैं अनेक नाम ले सकता हूं, उनके लोग इन्वेस्टर से भी शायद मुख्यमंत्री जी को कभी समय मिल जाए। सीएम रेसिडेंस में भी और जयपुर में भी और जोधपुर में भी मिलने का समय केवल एक ही सोसाइटी के इन्वेस्टर्स को मिलता है। आप उसका सूत्र अपने आप जोड़ सकते हैं, आप सब लोग मुझसे ज्यादा समझदार हैं। उन्होंने कहा कि कल मीडिया के सामने कहा, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि अगली बार अगर आपको अवसर मिले तो प्रश्न जरूर करिए और उनको याद दिलाइए। मैं आप सबके माध्यम से आज उनको याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि कानून में अगर संशोधन करना पड़ेगा, इन्वेस्टर्स का पैसा, डूबा हुआ पैसा रिकवर कराने के लिए, वो भी हम करेंगे। जो कानूनी कार्रवाई है वो सब कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आपको संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। जो देश की सरकार ने, देश की संसद ने कानून बनाया है, उस कानून को मात्र लागू करने की आवश्यकता है। 2019 में देश की संसद ने कानून पारित किया जिसे नाम दिया, जिस एक्ट का नाम था बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019, जिसे संसद में पारित होने के बाद में 31 जुलाई 2019 को और भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी ने एक्सेप्ट किया, उसको अनुमति दी और उसके बाद में वो देश में कानून के रूप में लागू हुआ। उस एक्ट में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि इस तरह की कोई भी कंपनी, सोसाइटी, चिटफंड कंपनीज अगर कहीं कोई फ्रॉड करती है तो उसके निवेशकों का पैसा वापस मिले, उसके लिए उसमें सारे सकारात्मक प्रावधान किए गए। उसका प्रावधान ये कहता है कि कोई भी ऐसी सोसाइटी जिसका कार्यक्षेत्र मल्टी जो है स्टेट में होगा, उस पर जांच करने का अधिकार उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रोविजन किया गया। एफआईआर अगर दर्ज हुई है या पहले हुई है या अब होगी, होने के साथ में ही इस कानून के एग्जिस्टेंस में आते ही उसकी सूचना तुरंत प्राधिकृत अधिकारी, जिसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऐसी संज्ञा दी गई है, उसको देने में मैंडेटरी है थाने। जो गुड्स एक्ट में कोई भी अगर केस रजिस्टर होगा, उसकी इमीडिएटली इंफॉर्मेशन उसको दी जानी चाहिए। ये जितने चालान बैच में उनमें सब उस एक्ट का उल्लेख है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देश के अनेक प्रांतों में बना दी, राजस्थान में आज तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं बनी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाने के साथ में ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के लिए मैंडेटरी कि अगर वो सोसाइटी, वो चिटफंड कंपनी, वो जो है ऑर्गेनाइजेशन जिसने फ्रॉड किया है तथाकथित रूप से, वो अगर मल्टी स्टेट ऑपरेट कर रही है तो उसकी जांच का अधिकार केवल और केवल सीबीआई को होगा। और उसमें किस तरह से प्रॉपर्टी का अटैचमेंट होगा, प्रॉपर्टी को किस तरह से डेजिग्नेट कोर्ट प्रायोरिटी पहली जो है राइट इन्वेस्टर का होगा, उसका पैसा लौटाने के लिए काम करेगी। इस सब की नियत प्रक्रिया है। इन्वेस्टर्स का पैसा दिलाने के लिए जो पहला काम करना चाहिए था, आज तक राजस्थान की सरकार वो नहीं कर पाई, क्योंकि जैसे ही ये कार्रवाई हो, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नियुक्त होकर के ये केस सीबीआई को ट्रांसफर होता है। संजीवनी पीड़ित संघ तथाकथित फर्म जो कल उनसे मिला, संजीवनी पीड़ित संघ की जो है रिट राजस्थान उच्च न्यायालय में लगी हुई। उन्होंने अपनी प्रेर में डिमांड किया है कि राजस्थान की सरकार गुड्स एक्ट के तहत कार्रवाई करे। सरकार ने पिछले 2 साल से उसमें टूथ जो है नेल लड़ाई की है कि उसको कहीं
वो सीबीआई के पास में नहीं चली जाए। मित्रों, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि एक बार प्रश्न करके देखिएगा कि वो क्यों नहीं भेजा है। वो क्या उत्तर देंगे मुझे पता नहीं, लेकिन वास्तविकता यह है कि इस एसओजी का दुरुपयोग करके वीरेंद्र सिंह को किस तरह से फंसाया जाए, केवल इस और इस उद्देश्य से इसको इन निवेशकों के पैसा वापस न मिल सके, इसके लिए छलावा किया जा रहा है। मित्रों, राजनीतिक रूप से चरित्र हनन करने के प्रयास चाहे कितने भी कर रहे हैं, लेकिन जनता की जो नरेंद्र मोदी जी के प्रति श्रद्धा और आस्था है, कल उन्होंने माननीय गृह मंत्री जी का भी नाम इसको लेकर के उल्लेख किया, लेकिन देश की सरकार ने कोऑपरेटिव जो है डिपार्टमेंट ही वहां को एज ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भारत सरकार में काम करती है। आप अपना जो ऑब्लिगेशन है वो तो पूरा करें ताकि निवेशकों का पैसा मिल सके। जीतना हारना ये सब तो जनता के आशीर्वाद पर निर्भर करता है। जनता की आप किस भाव से सेवा करते हो उस पर निर्भर करता है। जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उस आशीर्वाद की जलन इस कदर तो शायद नहीं होनी चाहिए कि आप सीधे रास्ते से हासिल नहीं कर पाए तो किसी के मुंह पर कालिख पोतने का प्रयास करें। ये कालिख पोतने का आपका षड्यंत्र कभी सफल नहीं होगा। 1000 बार भी अगर सामने ला करके खड़े कर देंगे तो इस स्थिति को अंततः होना ही पड़ेगा। आप किसी भी तरह से उसको रोक नहीं पाएंगे। आप सबका बहुत सारा